तो लिखो an electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction take place. A spontaneous chemical reaction take place. An electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction take place and produce electricity. And produce electricity. And produce electricity called galvanic cell or voltaic cell. Called galvanic cell or voltaic cell. एग्जाम्पल में लिखना ड्राई सेल निकेल कैडमियम सेल, नाम सुना ना निकेल कैडमियम का, निकेल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल, लीड स्टोरेज बैटरी, लीड स्टोरेज बैटरी। तो हम यहां पर अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल में क्या है, वोल्टिक सेल इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वो क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हम करंट देते थे तब रिएक्शन होता था, विदाउट करंट उसमें कैटायन एनायन का मूवमेंट कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर ये बैटरी है, मान लो ये बैटरी है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका है, वोल्टिक का। अब इसके अंदर पहले रिएक्शन होता है और जैसे हम सर्किट क्लोज करते हैं करंट फ्लो होने लगता है, तो रिएक्शन अपने आप हुआ ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। बस हमें सर्किट को, मतलब अगर हमने माइक में लगाया तो सर्किट क्लोज हो गया, करंट फ्लो होने लगता है। अब आवाज आ रही है, कैसे आ रही है, बैटरी लगाया हुआ है, इसमें अंदर रिएक्शन हो रहा होगा। तो इस सेल को जहां पर एक केमिकल रिएक्शन होता है और आउटपुट में हमें करंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। समझ में आ गया। अब इसके अंदर भी कैथोड एनोड होते हैं, तुम देखोगे इस पे प्लस माइनस लिखा है, देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, इसके ऊपर भी प्लस माइनस लिखा रहता है, तो इसमें भी कैथोड और एनोड होते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस है और इसमें इनपुट में करंट होता है और आउटपुट में, इनपुट में हमें केमिकल रिएक्शन होता है और आउटपुट में हमें करंट मिलता है, ठीक है ना। अब वन बाय वन, तो पहले एग्जांपल एक हम करते हैं, तो लिखो जहां सबसे पहला बार बनाया गया था, मतलब किसको, गैल्वेनिक सेल को, तो हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनियल सेल, डायनियल सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनियल सेल, DAI, DANIEL, डायनियल सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनियल सेल। अब इस डायनियल सेल से पहला बार यही सेल बनाया गया था। अब इस डायनियल सेल से सारा चीजें इसके बारे में, जैसे उसके बारे में हमने देखा था ना, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, रिएक्शन कैसे होते हैं, जैसे उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इस सेल में भी हम देखेंगे। तो देखो डायनियल सेल कैसे बनाया गया, कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया। अच्छा मुझे बताओ, जिंक और कॉपर में कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, कौन रिड्यूस होना चाहेगा। अगर जिंक और कॉपर में ले लिया जाए तो कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, कौन रिड्यूस होना चाहेगा। तो तुम्हें ट्रिक लिखवाया था मैंने, कॉपर राइट साइड है और जिंक क्या है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं और राइट साइड वाला रिड्यूस होना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉपर क्या होना चाहेगा, रिड्यूस। तो हम यहां दो कंटेनर लेंगे,
यहां पर दो हम सेपरेट सेपरेट कंटेनर लेंगे, ठीक है, एक ही कंटेनर नहीं लेंगे। एक कंटेनर में हमने यहां पर जिंक का रॉड लगा दिया और इस कंटेनर में हमने ZnSO4 ले लिया, ZnSO4 एक्वस ZnSO4 का हमने सॉल्यूशन ले लिया और यहां पर जिंक का हमने रॉड लगा दिया। अब दूसरे कंटेनर में हम यहां पर कॉपर का रॉड लेते हैं, मतलब डायनियल सेल में ऐसे बनाया गया है पहला बार में, कॉपर का रॉड लेते हैं और कॉपर का ही सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर का रॉड लेते हैं और कॉपर का सॉल्यूशन लेते हैं। ये कॉपर का रॉड है, तो एक कंटेनर में ZnSO4 लिया गया और जिंक का रॉड लिया गया, एक में CuSO4 लिया गया और कॉपर का रॉड लिया गया, ठीक है। इस दोनों को इंटरनली कनेक्ट कर दिया गया, इंटरनली कनेक्ट होता है, ये सेल जो है इसमें इंटरनली ऐसे ही कनेक्ट होता है, इंटरनली कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां भी रॉड लगाया गया, यहां इंटरनली से कनेक्ट कर दिया गया, जिसको आगे चलकर हम सॉल्ट ब्रिज का नाम देते हैं। तो आगे इसके बारे में सेपरेट पढ़ेंगे। ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम है कि दो सेल को वो कनेक्ट करता है, उसकी मतलब सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। अब यहां जिंक के रॉड में और कॉपर के रॉड में यहां पर हम आउटपुट में या तो बल्ब लगाओगे तो बल्ब जल जाएगा, यहां आउटपुट में हमें करंट मिलेगा। और ये रिएक्शन पहला बार ऐसा देखा गया कि ये स्पॉन्टेनियस है। जब जिंक के रॉड में जिंक ZnSO4 के सॉल्यूशन में जिंक को डाला गया तो ये अपने आप होने लग गया, यहां पर ये जिंक क्या होने लगेगा, अब ये क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज होने लगेगा तो ये धीरे धीरे डिके होने लगेगा और ये Zn कहां चला जाएगा, Zn+2 सॉल्यूशन में चला जाएगा, धीरे धीरे ये डीके होके Zn से Zn+2 में चला जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप ये हो जाएगा, बिना करंट दिए होगा। और यहां पर क्या होगा, जो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है अब यहां रिडक्शन होगा, तो Copper+2 अपने आप यहां पर कॉपर में डिपोजिट होने लगता है, यानी यहां पर ये क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, यहां पर ये रिड्यूस होने लगेगा, यानी Copper+2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और ये जमा होने लगेगा और ये भी रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जैसे ही हुआ, अभी ध्यान देना, अब यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, और यहां पर होता है रिडक्शन, जहां जिसको बोलेंगे कैथोड, ठीक है। अब यहां जो एनोड पे चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था, इसमें नेगेटिव होगा, क्यों होगा ये बता रहा हूं। और इसमें जो कैथोड पे चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव। तो पहले चार्ज के बारे में सुन लो कि चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आया है। नो डाउट यहां पर एनोड पे ऑक्सीडेशन भी होगा, वहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पे रिडक्शन होगा, यहां भी रिडक्शन ही होगा, चार्ज चेंज हो गया है, वहां चार्ज पॉजिटिव हुआ करता था, यहां नेगेटिव है। तो तुम्हें याद होगा कि वहां पर हम चार्ज कैसे डिसाइड करते थे, चार्ज हम बोलते थे कि यहां पर ऑक्सीडेशन अगर होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूज होगा, तो वायर के थ्रू बाहर निकलेगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो इस पे चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और वही इलेक्ट्रॉन्स कहां इंटर करता था, कैथोड पे, तो यहां चार्ज क्या हो जाता था। तो ये लॉस और गेन के अकॉर्डिंग हम चार्ज डिसाइड करते थे, लेकिन यहां पर हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम चार्ज डिसाइड करते हैं, यानी टर्मिनल के अकॉर्डिंग। अब तुम फिजिक्स में पढ़े होगे कि अगर बैटरी से इसको जोड़ दिया गया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते, इसको पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा, और नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज क्या होता है, इसीलिए तो करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है।
करता है ना, हाई वोल्टेज से देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होता है और इसका वोल्टेज लो होता है, ठीक है। अगर सोचो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस वायर में अगर जाना चाहेगा तो कहां जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होगा, प्लस की तरफ होगा ना, निगेटिव की तरफ नहीं होगा ना। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, फिजिक्स में पढ़ोगे या पढ़ लिए होगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आके यहां निकलेगा, क्योंकि निगेटिव की तरफ से निगेटिव और निगेटिव रिपल्सन होगा, तो यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन और जाके पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा ये। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसा है तो करंट का मूवमेंट कैसा होगा, जस्ट अपोजिट। तो करंट का मूवमेंट ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसा होगा, जस्ट अपोजिट होता है। तो करंट कहां से कहां फ्लो किया, प्लस से माइनस के बीच में, इसीलिए बोला जाता है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो करता है, इसीलिए बोला जाता है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब यहां जो साइन लगाया गया है, ये साइन इसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग लगाया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन देख के नहीं लगाया गया, ये वोल्टेज को देख के लगाया गया है, ठीक है। अब इसका वोल्टेज ज्यादा होता है, ये हाई पोटेंशियल है, यहां पर वोल्टेज ज्यादा होता है क्योंकि हमें आउटपुट में करंट मिलने वाला है ना, तो यह वोल्टेज ज्यादा होता है, ये वोल्टेज ज्यादा मतलब हाई पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल होता है और ये लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो जिसका हाई पोटेंशियल होता है उसमें चार्ज क्या लगाते हैं, हाई पोटेंशियल का चार्ज क्या होता है, यहां पर हाई पोटेंशियल का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, और लो पोटेंशियल का चार्ज क्या होता है नेगेटिव। तो यहां पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चार्ज डिसाइड होता है, नहीं कि इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने के, समझ में आ गया। तो इसका वोल्टेज ज्यादा होता है इसलिए प्लस टर्मिनल, टर्मिनल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, यहां वोल्टेज ज्यादा है तो इस, अब ये ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि यहां वोल्टेज ज्यादा है, इन्हें कैसे नहीं बोल रहे हैं कि वोल्टेज इसका ज्यादा, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वोल्टेज ज्यादा है। अब सेल के अंदर यहां पर वोल्टेज ज्यादा होता है, तो मगर इस बैटरी में देखोगे तो यहां पर भी पॉजिटिव और निगेटिव है, निगेटिव मतलब ये देखो यहां निगेटिव लिखा हुआ, निगेटिव मतलब ये, और यहां वोल्टेज ज्यादा होगा यहां वोल्टेज कम होगा, तभी तो वोल्टेज हाई से लो फ्लो करता है, जानते हैं ना वोल्टेज हाई से लो फ्लो करता है। तो इसके लिए हमें यहां पर वोल्टेज ज्यादा होता है तो यहाँ टर्मिनल हाई टर्मिनल होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव बोला गया है, और यहाँ लो वोल्टेज होता है इसीलिए इसको निगेटिव बोला गया है, लो टर्मिनल की वजह से, लो पोटेंशियल की वजह से निगेटिव बोला गया। तो ध्यान रखना चार्ज यहाँ पर लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की वजह से डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो डायनियल साइंटिस्ट का नाम है, डायनियल ने सबसे पहले कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड डाला और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड डाला और इंटरनली उसको कनेक्ट किया, तो देखा कि उसमें करंट फ्लो होने लग गया, देखा कि उसमें करंट फ्लो होने लगा। इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा था, ये रिएक्शन अपने आप हो रहा था। अब जो हमने इस सेल में रिएक्शन यूज करेंगे ये अपने आप होगा, हमें कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें तुरंत करंट मिल जाएगा, केवल बस वायर लगाओ और करंट मिलेगा। तो डायनियल ने सबसे पहले ये देखा कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड ले लिया जाए और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड ले लिया जाए और इंटरनली कनेक्ट कर दिया जाए, तो यहां पर क्या होने लग गया है, करंट फ्लो होने लग गया। तो करंट फ्लो होने का रीजन क्या है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप होने लगेगा, ये रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस है, यहां पर अपने आप एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, जब रिएक्शन होगा तो एक वोल्टेज डेवलप होगा, वो आगे हम बात करेंगे। यहां पर रिएक्शन होगा तो एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, यहां वोल्टेज ज्यादा होगा यहां वोल्टेज कम होगा। तो हाई वोल्टेज की वजह से इसका चार्ज साइन क्या रखा गया है पॉजिटिव, और लो वोल्टेज की वजह से क्या रखा गया है, नेगेटिव। समझ में आ गया। अब यहां सोचो
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट कहां से कहां फ्लो करता था? कैथोड से एनोड फ्लो करता था ना, नहीं करता था? तो इसमें कहां से कहां फ्लो करेगा, इसमें पूछा जाएगा। गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? एनोड से, क्यों? लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, नहीं ना, तो गलती क्यों बोल रहे हो? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, मतलब इसमें भी करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? कैथोड से एनोड ही फ्लो करेगा। सब कुछ उसी के जैसा है, बस साइन अलग है। अभी अभी ने बोला कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करेगा, तो इसमें भी करंट कहां फ्लो करेगा? तो ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गैल्वेनिक सेल में करंट कहां से कहां फ्लो करता है। तो गैल्वेनिक सेल में करंट जो है, इन गैल्वेनिक सेल current will flow from कैथोड। क्यों कैथोड? क्योंकि हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यानी एनोड। लो वोल्टेज कैसे? एक्सटर्नल सर्किट से, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो ये डायनियल सेल का कंस्ट्रक्शन बनाओ, और इसमें मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी यही है कि इस पे चार्ज क्या होता है, किस पे ऑक्सीडेशन होता है, किस पे रिडक्शन होता है। अभी हम रिएक्शन लिख रहे हैं, इसका हम रिएक्शन भी लिख लेंगे। तो पहला बार डायनियल ने सेल के बारे में जनरेट किया, और उसका यही बेसिक फंडा है। अभी रिएक्शन लिखते हैं, पहले इसको लिख लो। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, तो देखो अभी के टाइम में अगर बोले तो इसके लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, अब उस टाइम के लिए अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ वोल्टेज ज्यादा है, कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है। अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बात जानकारी हो जाएगी हमें, समझ में आएगा? अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अगर वोल्टेज हमें यहाँ पर बल्ब जल गया तो हम समझ में आ जाएगा करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है। जहां से करंट फ्लो होगा तो कैथोड से एनोड फ्लो हो रहा था, तो समझ में आ गया कि कैथोड पे हाई वोल्टेज है और एनोड पे लो वोल्टेज है। हम डायरेक्टली ऐसे कंसेप्चुअल नहीं बता सकते, लॉजिकल मतलब, विदाउट प्रैक्टिकल। तो यहां पर हम रिएक्शन भी लिख लेंगे। जेडन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Zn+2 में चला जाएगा, एक्वस, और ये सॉलिड है। और यहां पर Copper+2 जो एक्वस में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बन जाएंगे? कॉपर सॉलिड। तो इसको हम बोलते हैं, पहले लिख लो फिर लिखेंगे, ठीक है? पहले इसको डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो। सॉल्ट ब्रिज के बारे में अलग से पढ़ेंगे। सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लगा है। अब मान लो ये है, ऐसे नॉर्मली अगर सोचोगे तो इसमें अभी सर्किट क्लोज करने लिए चाहिए ना, तो इंटरनली सर्किट को क्लोज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया गया। बोलो, सॉल्ट ब्रिज के लिए अलग से पढ़ाएंगे, इसके बाद सॉल्ट ब्रिज ही पढ़ाएंगे। और कोई डाउट नहीं है ना?
बोलो। हाँ टाइट, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बोलो, सारे प्रोसेस वही होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलेगा, ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन से यहां पर एंट्री मारेगा, नहीं। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा। ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा ही रहेगा, करंट का फ्लो भी वैसा ही रहेगा जैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में था। इसको लिख लेना ऐसे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी ऐसा ही रहेगा। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जाएगा कहां, इस वायर के थ्रू बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद यहां से एंट्री मारेगा वो, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, जमा हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में था वैसा ही होगा, यहां ऑक्सीडेशन और यहां रिडक्शन, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन्स गेन किया जाएगा। लेकिन करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे, जैसा गैल्वेनिक सेल में था वैसा ही, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन वही है, करंट का डायरेक्शन वही है, बस क्या चेंज हो गया है, साइन। और ये साइन कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं अप्लाई किया जाता है, ये साइन वोल्टेज के वजह से अप्लाई किया जाता है। ये साइन का मेन रीजन है वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। ये नहीं कि हमने कई बार बोला कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से साइन नहीं डिसाइड होता है, यहाँ पे ये साइन डिसाइड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, यहां पर साइन वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, जिसका हाई वोल्टेज उस पर प्लस और जिसका लो वोल्टेज उसका माइनस। बाकी प्रोसेस सेम होंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू बाहर निकलेगा, क्योंकि यहां माइनस, यहां अभी मत सोचना कि प्लस है ये है, उसमें ये साइन अलग है, सेपरेट है। लॉस यहां से सोचो, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे सोचो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां गया, वायर के थ्रू बाहर गया। यहां पर रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, कैथोड पे रिडक्शन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो गेन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स आएगा। लेकिन इसमें साइन हम, अब उसमें जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था हम माइनस लिख रहे थे, तो वैसा नहीं लिखेंगे, ये साइन हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, वहां पर साइन हम उस चार्ज के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स कहां आ रहा है या कहां जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे, और ये हम साइन वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, इसलिए तो लिखवाया था ना, लिखा भी है ना। लिख लो, लिखवाता हूं। लिखो, एट कैथोड, एट कैथोड, एट कैथोड हैज पॉजिटिव चार्ज, at cathode has positive charge because it has high potential, because it has high potential and it is connected to positive terminal of battery, and it is connected to positive terminal of the battery। अच्छा, मान लो सेल को तुम
सेल जो है उसको तुम अगर घड़ी में या उल्टा उल्टा लगाओगे चलेगा क्या? नहीं होगा। तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसको वोल्टेज हाई होता है, और इसके यहां मान लो हमने बैटरी लगाया, बैटरी मतलब इसमें करंट नहीं दे रहा है, बैटरी में आगे करंट स्टोर हो रहा है, तो यहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा और ये निगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। नेक्स्ट लिखना एनोड हैज नेगेटिव चार्ज, एनोड हैज नेगेटिव चार्ज, एनोड हैज नेगेटिव चार्ज because it has low voltage, it has low potential, because it has low potential and it is connected to negative terminal of the battery, and it is connected to negative terminal of the battery। तो गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक कॉमन पॉइंट्स क्या है, कॉमन पॉइंट ये है उसमें भी एनोड पे क्या होता था ऑक्सीडेशन, इसमें भी एनोड पे ऑक्सीडेशन, उसमें भी कैथोड पे क्या होता था रिडक्शन, इसमें भी कैथोड पे रिडक्शन, उसमें भी करंट इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड पास करते थे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड पास करते हैं, उसमें भी करंट इधर से इधर जाता था, इसमें भी करंट इधर से इधर ही जाता है। ये चीजें कॉमन है। क्या कॉमन नहीं है? एनोड पे चार्ज निगेटिव होता है जबकि वहां पॉजिटिव होता है, तो वहां लॉस और गेन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, यहां वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। वहां पर यहां निगेटिव हुआ करता था, यहां पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसलिए पॉजिटिव है। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आते थे, यहां भी आते हैं, तो आने का मतलब नहीं कि उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं, आने का मतलब यहां वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा रहा है, वो पॉइंट चेंज हो गया है। सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स में यहां पर भी आ रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां हो रहा है, लेकिन फिर भी चार्ज पॉजिटिव है। इसका रीजन ये है कि यहां पर वोल्टेज ज्यादा है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, इसीलिए ज्यादा होता है। सेकेंड कॉमन पॉइंट ये है कि उसमें एक ही सेल बनाते थे, और यहां हम दो सेल बनाए, दो कंटेनर बनाया हमने सेपरेट सेपरेट। क्यों दो कंटेनर अलग अलग बनाया है? ताकि दोनों सॉल्यूशन मिक्स ना हो जाए, दोनों सॉल्यूशन मिक्स ना हो जाए। तो मिक्स होने से बचाने के लिए दो हमने कंटेनर यूज किया है। दोनों को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉलिड ब्रिज। और तीसरा एक और कॉमन पॉइंट जो नहीं है, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें पहले करंट दिया जाता था तब रिएक्शन होता था, और इसमें जो है ये नहीं कि हम करंट दे रहे हैं, नहीं, यहां ये रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तुम बस कंटेनर में लेकर ऐसे ऐसे करोगे, जिंक का रॉड लोगे, ये रॉड लोगे, इंटरनली कनेक्ट करोगे, अपने आप ये बल्ब जल जाता था। तो ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन अपने आप होगा, वोल्टेज अपने आप क्रिएट कर देगा। अब सोचो ये जो बैटरी है, अब इसके अंदर ऐसा कुछ रिएक्शन ही हो रहा होगा ना, तो अब डेवलप होते होते ड्राई सेल में आता है। ये क्या आएगा? ड्राई सेल, ठीक है। लेकिन यहां से सोल्यूशन, ये पहला बार डायनियल नहीं बनाया था, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल में डायनियल नहीं बनाया था, उसका अलग अलग टाइप हो जाते हैं। ड्राई सेल, लीड स्टोरेज बैटरी, जो हम ये इन्वर्टर में बैटरी जो यूज करते हैं घर में, वो लीड स्टोरेज बैटरी के तौर पर होगा, ड्राई सेल होगा। उसमें भी प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, एक चार्जेबल होता है, एक नॉन चार्जेबल होता है। लैपटॉप का बैटरी है, उसमें टाइप लीड स्टोरेज बैटरी है, ये निकल कैडमियम बैटरी है, तो उसमें टाइप अलग अलग हो जाता है। लेकिन सबसे पहला बार गैल्वेनिक, सबको मिला के गैल्वेनिक बोल दिया जाता है, और सबसे पहला बार डायनियल ने बनाया था। ये बात क्लियर हो गया? है रिफरेंस इलेक्ट्रोड आगे बात करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वोल्टेज जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। तो अब लिखो, तो लिख लिए ना, तो हेडिंग डालो सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज जो है
वो लैब में बनाया जाता है, मतलब उसको भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक वायर लेके और यहाँ कनेक्ट कर दिया हो गया, वायर से नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं कि इंटरनली अगर सर्किट क्लोज करना है तो वायर लगा दो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी सब बताता हूं मैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज तो नो डाउट इंटरनली सर्किट को क्लोज करने का काम करता है, लेकिन ये बनाया जाता है। पहले देख लो कि कैसे बनाया जाता है। तो लिखो इसमें सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड टू सॉल्यूशन, salt bridge connected to solution, salt bridge connected to solution in a galvanic cell, in a galvanic cell, फुल स्टॉप डाल के लिखना। it is a glass tube, it is a glass tube having U shape, it is a glass tube having U shape, अब जैसे कनेक्ट करना होगा दोनों सर्किट को, तो इसको उठा के उसमें रख दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को कनेक्ट करना है तो इसको उठा के यहां से रख दिया जाएगा। ये यू शेप का होता है, ये कनेक्ट हो जाता है। ये ग्लास ट्यूब का होता है। आगे लिखना, इट कंटेन सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, इट कंटेन सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। अब अभी के टाइम में देखोगे तो ये धीरे 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 क्या होता चला गया। अब ये तो पहला बार डेवलप किया गया था। अब इसमें तुम ढूंढोगे कि इस सेल में कहाँ है ग्लास ट्यूब ऐसा। ये कंस्ट्रक्ट पहला बार किया गया और डेवलप होता गया, छोटा होता गया ये, मतलब और उसमें इंप्रूवमेंट होता गया। लेकिन पहला बार जो डैनियल ने बनाया था उसमें इंटरनली सर्किट को क्लोज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया था। तो इट कंटेन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, it contain saturated solution of KCl or NH4NO3 ammonium nitrate, NH4NO3 and ammonium chloride NH4Cl and 5% अगर सॉल्यूशन। मान लो कि एक अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन, इसके बारे में आगे बता दूंगा क्या है ये अगर सॉल्यूशन। ये पेस्ट टाइप का होता है, जैसे कोलगेट होता है ना, तो वैसे पेस्ट टाइप का एक मटेरियल है। ठीक है, ये पेस्ट टाइप का एक मटेरियल होता है। और तो इसको और अमोनियम NH4NO3, NH4NO3 और कौन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और कौन KCl, इनको मिलाया जाता है, इसको एक बनाया जाता है, पेस्ट टाइप का होता है। इनमें या तो ये आयंस को सॉल्ट को इसमें मिक्स किया जाता है और मिक्स करके इसके अंदर पूरा भर दिया जाता है, यानी इसको पूरा पेस्ट से भर दिया जाता है। और यहाँ कॉटन ऊल लगा दिया जाता है ताकि ये बाहर ना निकले। तो यहाँ पर हम कॉटन ऊल लगा देते हैं, पूरा क्लोज नहीं करते हैं, नहीं तो ये आयंस बाहर ही नहीं होगा। तो यहाँ कॉटन ऊल लगा देते हैं, कॉटन वगैरह लगा देता हूं। नेक्स्ट लिखना आगे, the ions of the electrolyte,
अच्छा एक चीज छूट गया, वो डायनेशन में रिएक्शन तुम लोग नहीं लिखे थे ना, चलो ऊपर लिखे तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा, चलो लास्ट में लिखवाते हैं। The ions of the electrolyte do not react with the ions of the electrolyte do not react with the ions of the electrode solution. Ions of the electrode solution. Ions of the electrode solution. They do not undergo oxidation or reduction. क्या सुतार लिख नहीं रहे हो क्या? They do not undergo oxidation and reduction. They do not undergo oxidation or reduction. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टू प्रिपेयर सॉल्ट ब्रिज, टू प्रिपेयर सॉल्ट ब्रिज, टू प्रिपेयर सॉल्ट ब्रिज, ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ, ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ हॉट सेचुरेटेड सॉल्ट, hot saturated salt solution and agar solution. फास्ट बोल रहा हूं क्या? To prepare salt bridge, glass tube is filled with hot saturated salt solution and agar solution. Hot saturated solution and agar solution, and then it is allowed to cool, and then it is allowed to cool. Now solution will be solidified. Now solution will be solidified. फुल स्टॉप डाल के लिखना, it does not come out, it does not come out when the solution is inverted. It does not come out in, it does not come out when the solution is inverted. तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाया जाता है, पहले हमने बनाने का तरीका देखा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक ग्लास का ट्यूब होता है, उस ट्यूब में हम इस सॉल्ट को और इस अगर को, अगर एक पेस्ट टाइप का होता है, सॉल्यूशन बना के हॉट बना के और इस ग्लास में क्या कर देंगे, भर देंगे, भरने के बाद इसको कूल कर देंगे तो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉटन ऑयल लगा दिया जाता है, क्योंकि ये उल्टा करके लगाना होता है ना सेल में, सेल में ऐसे लगेगा ना, जब सेल को कनेक्ट करेगा तो ये सेल में ऐसे लगेगा, तो इसको यहाँ पर कॉटन ऑयल निकाल दिया, कॉटन ऑयल लगा दिया जाता है ताकि ये बाहर ना निकले। अब एक बार इसने और बोला है कि जो इसके अंदर आयंस है, क्योंकि सॉल्ट है ना, जो आयंस है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो रिएक्शन में उसका ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट में और जिंक सल्फेट में हमने इसको अगर लगा दिया तो इसके कोई भी आयंस ऑक्सीडेशन को नहीं जाएगा और कोई भी आयंस रिडक्शन को नहीं जाएगा, पहला बात। तो ये इस तरह से सॉल्ट ब्रिज को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हमने बताया कैसे प्रिपेयर किया जाता है और क्या होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, तो राइट डाउन करना, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो पहला पॉइंट लिखना, इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट
between two solution to complete internal circuit, तो पहला पॉइंट ये, अभी अभी हमने दो सॉल्यूशन देखा, एक ZnSO4 अलग कंटेनर में था और CuSO4 अलग कंटेनर में था, दोनों को इंटरनली अगर कनेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, आगे लिखना, इट हेल्प इन मेंटेनिंग, it help the maintaining the electrical neutrality of the electrolyte, in the two half cell बोला गया है, एक सेल जो ऑक्सीडेशन को गया है और एक सेल जो रिडक्शन को गया है। It maintain electrical neutrality of the electrolyte in two half cell by movement of opposite charge, ions across the electrolyte solution, अब ध्यान से समझो, दो तीन चीजें यहां समझाते हैं फिर आगे लिखवाते, एक पॉइंट और लिख लो फिर समझाते। इट अवॉइड डिफ्यूज and the mixing of two solution, it avoid diffuse and mixing of two solution। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it help to avoid पोटेंशियल जंक्शन। अब क्या होता है पोटेंशियल जंक्शन, आगे बात करेंगे। अब ध्यान से समझो, इसको समझाते हैं। फंक्शन थोड़ा बात करते हैं। अब मान लो हमने एक सेल लिया, यहां पर रिएक्शन वही वाला हो रहा है, ZnSO4 वाला रिएक्शन है और यहां पर CuSO4 वाला रिएक्शन है। तो दोनों हमने रिएक्शन अलग अलग लिया, यहां इंटरनली हम सॉल्ट ब्रिज लगा दिए। सॉल्ट ब्रिज में कैसे बनाए गए, ग्लास का यू ट्यूब होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या ले लिया गया, NH4NO3 NH4Cl और KCl, और अगर इसको 5% अगर ले लिया गया, इसको पेस्ट बना के और हॉट करके इसके डाल दिया गया और इसमें फिर कोल्ड कर दिया गया, तो ये सॉलिडिफाइड हो गया। अब इसके अंदर ये इंटरनली सर्किट को क्लोज करने से, तो पहला तो इसका फंक्शन ये हो गया कि ये इंटरनली सर्किट को क्या करता है, क्लोज करता है। दूसरा फंक्शन ये हो गया कि दो सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाता है, दो सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाता है कि दो सॉल्यूशन मिक्स ना हो जाए, ठीक है। उसके अलावा पोटेंशियल जंक्शन और क्रिएट नहीं करता। अब ध्यान से सुनो, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है कि ये बनाओ, इंटरनली सर्किट क्लोज करना है तो वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन वायर से वैसे नहीं होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, खाली ट्यूब ले ले, ये ट्यूब ले ले और इस सॉल्यूशन के अंदर इतना डीप कर दे कि इसके अंदर ये सॉल्यूशन भर जाए और आयंस। अब सोचो कि यहां से यहां करंट फ्लो करवा रहा होगा, सर्किट क्लोज हो रहा होगा, तो आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। तो हमारे दिमाग में दो तीन डाउट आने चाहिए कि वायर क्यों नहीं, और इसको बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है, खाली क्यों नहीं। ये खाली अगर हम डीप कर दें
तो इधर से पानी ऊपर आ जाएगा, सोल्यूशन ऊपर आ जाएगा, इधर से सोल्यूशन ऊपर आ जाएगा। सोल्यूशन में आयंस है ही, आयंस ही फ्लो कर जाएंगे। अगर हम इसको डीप कर दें तो इसके अंदर सब पानी भर जाएगा ना सोल्यूशन, तो आयंस उसके अंदर है ही और आयंस फ्लो करने लगते हैं, तो वो सर्किट को क्लोज कर देते हैं। फिर दूसरा बनाने की क्या जरूरत है? तो ध्यान से सुनो अब इसका प्रॉब्लम क्या क्या है। सबसे पहले क्या होता क्या है इसके अंदर, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है यहां पे, जब यहां पर रिएक्शन स्टार्ट होता है एनोड पे, तो एनोड धीरे धीरे क्या होने लगता है? डीके। और सोल्यूशन के अंदर क्या होने लगता है? Zn+2 का अमाउंट है, यानी आयंस की संख्या बढ़ने लगता है। यानी समय के साथ ये देखा गया कि Zn+2 जो नंबर ऑफ आयंस है Zn+2 का, वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होने लग गए? इंक्रीज होने लग गया। और इसके अंदर ये देखा गया कि इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, डैनियल ने ये देखा कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे Copper+2 आयंस इस सॉल्यूशन में से क्या होने लग गए? कम होने लग गए। अब जैसे जैसे कम हो रहा था तो उसको ऑब्जर्व क्या हुआ कि वोल्टेज धीरे धीरे लो होने लग जा रहा है। ये जो वोल्टेज स्टार्टिंग में मिल रहा था वो समय के साथ वोल्टेज डिक्रीज होने लग गया। अब ये बैटरी है, अब ये बैटरी में स्टार्टिंग में वोल्टेज इसमें ज्यादा होगा, लेकिन समय के साथ ये क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, तो रिएक्शन वगैरह समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ डैनियल को ऐसा ही देखने को मिला कि इसके अंदर जिंक जो है वो सॉल्यूशन में आके बढ़ रहा है, आयंस इसकी बढ़ रहा है, और ये सॉल्यूशन में से घट रहा है कंटिन्यू समय के साथ। और जब ऐसा प्रोसेस जब हो रहा था तो उसका वोल्टेज, यानी इस सेल का जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल है, वो समय के साथ क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, और बहुत कम टाइम में डिक्रीज हो गया। मतलब शुरू में करंट दिया और तुरंत खत्म हो गया। अब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया कि 2 मिनट के अंदर ये इसका बत्ती गुल हो गया, मीटर चालू है लेकिन। तो यहां पर ये क्या होगा, अब इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कि वोल्टेज ऐसा क्यों कम हो जा रहा है, तो उसके लिए अलग से बनाया गया सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज जब बनाया गया तो इसके अंदर सॉल्ट को मिलाया गया। सॉल्ट ब्रिज ही नाम क्यों पड़ा है? ब्रिज तो समझ में आता है, दो चीजों को कनेक्ट करता है तो ब्रिज बोलते हैं, लेकिन सॉल्ट ही क्यों नाम दिया गया? तो इसके अंदर डाला जाता है KCl। क्या डाला जाता है? KCl। और अगर जो डाला जाता है वो तो पेस्ट बनाने के लिए डाला जाता है। अब होता क्या है, जब इसको हम सर्किट में डालते हैं तो इसके अंदर जो सॉल्ट के आयंस है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्किट को क्लोज करने के लिए। यानी K+, अब एक ही मान के चलो, K+ और Cl- ही रिस्पॉन्सिबल होंगे सर्किट को क्लोज करने के लिए। आखिर सर्किट क्लोज कैसे हो रहा है? चार्ज फ्लो होगा या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तब तो होगा। तो इसके अब ये समझ में आ गया कि सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज किया गया। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं यूज करते तो समय के साथ ये आयंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। इसकी वजह से पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ रहा था, वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ रहा था। उसके सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या यूज किया गया? सॉल्ट ब्रिज यूज किया। कैसे यूज करके उसको सॉर्ट आउट करेगा? तो देखो, अब सॉर्ट आउट का सॉल्यूशन क्या है? अब यहां पर उन्होंने क्या लिया? सॉल्ट लिया। सॉल्ट ही क्यों लिया, दूसरा चीज क्यों नहीं लिया? तो यहां पर K+ और Cl- है। अब ये सर्किट क्लोज करने के लिए यहां पर K+ और Cl-, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर सॉल्यूशन में क्या बढ़ रहा है? Zn+2 केटायन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तो इधर भाग के कौन आएगा? एनायन। इधर भाग के आएगा एनायन, और इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। रिएक्शन नहीं करेगा। स्टार्टिंग में लिखा है इट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, उसको बस न्यूट्रलाइज करेगा। उसका इसमें जो सॉल्ट यूज हुए हैं उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है। तो जो यहां पर Zn+2 इंक्रीज हो रहा था, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वोल्टेज समय के साथ कम हो रहा है। तो कम होने के लिए हम चाह रहे हैं कि इसको सॉल्यूशन में आके
ये सोल्यूशन में आए लेकिन क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वोल्टेज डाउन हो रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया गया, उसमें सॉल्ट मिलाया गया। तो यहां अगर प्लस बढ़ रहा है, केटायन बढ़ रहा है, इधर भाग के कौन आएगा, एनायन। अब ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, केटायन और एनायन को बराबर कर देगा, प्लस और माइनस को, जितना केटायन उतना एनायन अगर आ गए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एक रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज करेगा, नहीं ना। अब यहां पर क्या डिक्रीज हो रहा है, यहां केटायन की क्या हो रही है, यहां पर केटायन की कमी हो रही है। तो यहां कौन भाग के आएगा, केटायन आएगा। केटायन की कमी हो रही है ना, तो उसकी फुलफिल करने के लिए, कम हो रहा है तो उसको बनाना है ना। मान लो क्लास में लड़के हैं लड़कियां, लड़कियां कम हो रही है तो लड़के को लाना पड़ेगा, लड़कियां ही आएगी ना। यहां पर ये बढ़ रहा था तो इसको हटाना है, तो इसके लिए Cl माइनस आया। लेकिन यहाँ पर कॉपर +2 है, उसको कम हो रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं करना है, तो कम हो रहा है, तो उसकी संख्या, उसकी मेंटेन करने के लिए प्लस ही आना पड़ेगा ना, क्या समझे। तो उसको मेंटेन करने के लिए मत सोचना कि सर ये और ये सेम कैसे आ जाएगा, अपोजिट आना चाहिए ना, नहीं, ये कम हो रहा है कंटिन्यू। आयंस की संख्या समय के साथ केटायन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसकी संख्या को फुलफिल करने के लिए आएगा केटायन ही। समझ में आया। तो इस सॉल्ट ब्रिज में इधर फ्लो करेगा, किधर, याद रखना ऐसा पूछा जाता है, केटायन के तरफ कौन फ्लो करेगा, सॉरी केटायन बोला, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ एनायन फ्लो करेंगे। कौन फ्लो करेगा, एनायन। और कैथोड की तरफ कौन फ्लो करेगा, कौन सा, सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज का, जो सॉल्ट ब्रिज में केटायन और एनायन है, वो एनायन इधर फ्लो करेंगे और केटायन इधर फ्लो करेंगे। फ्लो करेगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज होगा ना। साथ ही साथ जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, किसके वजह से, जो आयंस बढ़ रहे थे घट रहे थे, उसको ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है और मेंटेन कर रहा है। इसीलिए हमने पॉइंट तुम्हें लिखवाया है, देखो क्या लिखवाया था, इट हेल्प टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। उसका मतलब क्या हुआ, इट हेल्प टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन में जो केटायन और एनायन की कमी हो रही थी, उसको ये आके मेंटेन कर रहा है, न्यूट्रलिटी बनाए रहा है। न्यूट्रलिटी बनाना क्यों जरूरी है, वोल्टेज मेंटेन रहे इसलिए जरूरी है। समझ में आ गया, वोल्टेज मेंटेन है इसीलिए न्यूट्रलिटी बनाना जरूरी है। सब वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कर रहे थे तो वोल्टेज समय के साथ क्या होता जा रहा था, तुरंत कम हो जा रहा था, बल्ब जला नहीं कि तुरंत बुझ जाता था। फिर डैनियल को दिमाग की बत्ती जला, उसने बनाया सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट में यूज किया। अब सेकेंड बात, सॉल्ट ही क्यों मिलाया गया है, अब ध्यान दो। फिर उसने सॉल्ट ब्रिज जब बनाया तो फिर उसको और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ऐसा मैं बता रहा हूं जैसे मेरे से आगे वो बोला था, मतलब सॉल्ट ब्रिज जब बनाया तो उसको फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, दूसरे, अब इसी सॉल्यूशन को क्यों किया, दूसरे को क्यों नहीं सॉल्ट को लिया। तो जब उसने देखा कि मान लो कि दूसरे सॉल्ट को जब ले रहा था, तो ऐसा अगर मान लो सॉल्ट लिया जिसमें NaCl हो, अब NaCl लिया तो क्या उसको प्रॉब्लम हो जाता था क्या, KCl की जगह अगर NaCl लेता तो क्या प्रॉब्लम हो जाता, इसी को क्यों लिया। अब होता यह था कि जब ये सेल स्टार्ट हो जाता था तो यहां पर जिंक जो है यहां आके सॉल्यूशन में आता था और ये यहां जाता था। लेकिन अगर यहां केटायन और एनायन का मूवमेंट, यानी दोनों का स्पीड आने का और न्यूट्रलिटी का अगर स्पीड है, अब ये मान लो जल्दी न्यूट्रलिटी हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल होने में टाइम लगा रहा है, तो अगर केटायन और एनायन का स्पीड जो है वो अगर मूवमेंट का मोबिलिटी अलग अलग है, तो उसके वजह से भी वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ रहा था। तो इसलिए उसने ऐसा सोल्ड चुना जिसमें केटायन और एनायन का साइज लगभग इक्वल है। उसके वजह से क्या होता था, उसका जो केटायन और एनायन का मूवमेंट होता था वो
एक जैसा होता था और न्यूट्रलिटी होने में एक जैसा होता था। ये नहीं कि केटाइन तेजी से भाग गया और एनाइन भागा ही नहीं। तो दोनों सेल का न्यूट्रलिटी अलग अलग टाइम में न्यूट्रल हो रहे थे, एक पहले हो जा रहा था, एक बाद में हो जाता, उसमें वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ रहा था। इसलिए उसने ऐसे सॉल्ट को चुना जिस सॉल्ट में केटाइन और एनाइन का मूवमेंट, अब KCl इसलिए चुना कि K प्लस का साइज और Cl माइनस का साइज लगभग बराबर होता है ना, लगभग, लेकिन इन दोनों का साइज में डिफरेंस है, इसलिए दोनों के स्पीड में डिफरेंस होगा, दोनों के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में टाइम अलग अलग लगाएगा, इसकी वजह से वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ रहा था। इसलिए उसने ऐसे सॉल्ट को चुना जिस सॉल्ट के अंदर केटाइन और एनाइन का मूवमेंट लगभग बराबर हो। कहीं समझे? इसलिए इसने चुना, इसलिए इसका केटाइन और एनाइन का मूवमेंट लगभग बराबर है, क्योंकि साइज बराबर होगा तभी मोबिलिटी बराबर होगी, अगर साइज बराबर नहीं होगा तो मोबिलिटी बराबर नहीं होगा, इसीलिए इसी सॉल्ट को चुना। कोई प्रॉब्लम? अब तीसरा बात, हाँ, ब्रश टूथपेस्ट है क्या, आगे रोज मुंह धो रहे हो, खत्म हो जाएगा न्यूट्रलिटी एक समय के बाद। अब ये बैटरी का ये रिएक्शन खत्म नहीं होता है क्या? होता है। तो समय के साथ कुछ देर के लिए, आजीवन थोड़े बना दिया था हैं, और बड़ा कर दिए। पिछले जमाने में तुम ही डैनियल थे क्या? पिछले जमाने में तुम डैनियल नहीं थे ना? है, समय के साथ खत्म होगा, लेकिन वोल्टेज को कुछ समय को इंक्रीज करने के लिए, अब तुरंत वोल्टेज खत्म हो जाए उसको बचाने के लिए। अब तीसरा बात हमने बोला था कि इस सॉल्ट ब्रिज में कोई सॉल्ट ना भरे और हम यहां पर एक खाली ग्लास का ट्यूब लगा दे, और ट्यूब लगा के ये सॉल्यूशन यहां से ऊपर जाएगा, ये सॉल्यूशन ऊपर जाएगा, सॉल्यूशन में केटाइन एनाइन है ही, केटाइन वगैरह एनाइन और है, वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर केटाइन एनाइन का मूवमेंट ही करवाना है हमें, तो केटाइन एनाइन तो कहीं से भी ला सकते हैं। केटाइन एनाइन, अगर इधर एनाइन भाग रहा है इधर केटाइन भाग रहा है, तो केटाइन एनाइन का मूवमेंट ही करवाना था। तो पानी में पूरे डिप कर दो, इसको डिप करोगे तो सॉल्यूशन का पानी यहां तक आ जाएगा, इसमें केटाइन एनाइन मिल जाएंगे, केटाइन एनाइन फ्लो करेंगे। तो ऐसा करके उसने देखा तो सर्किट तो क्लोज हो जा रहा था, सर्किट क्लोज हो रहा था, लेकिन एक यहां पर पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो रहा था। पोटेंशियल बैरियर का मतलब होता है जो वोल्टेज को कम करता है, पोटेंशियल जंक्शन बोलते हैं उसको। पोटेंशियल जंक्शन क्रिएट हो रहा था और उसकी वजह से देखा कि उस सेल का वोल्टेज कम हो जा रहा है, इसीलिए खाली ट्यूब यूज नहीं कर रहा था। तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलेगा खाली ट्यूब क्यों नहीं यूज कर रहा था, क्योंकि वोल्टेज कम हुआ, वो ये बोलेगा कि पोटेंशियल जंक्शन क्रिएट हो जाता है, और जंक्शन का मतलब होता है उसको वोल्टेज को कम करने का काम करता है, कम करने लगता है। यही है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। तो काय के समझे सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाया जाता है, वो सब अलग बात है, फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, फंक्शन पूछा जाता है। तो मुझे बताओ कि पहला फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का? सर्किट को क्या करता है? क्लोज करता है। दूसरा बात, क्या इसमें जो केटाइन और एनाइन होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? नहीं। तो फिर वो किस काम के लिए यूज किया जाता है? केटाइन और एनाइन जो सॉल्यूशन में क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे और ज्यादा हो रहे थे, उसको मेंटेन करने के लिए। अगर मेंटेन नहीं करता तो क्या होता? वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ता। दूसरा बात यह है कि केटाइन एनाइन के मूवमेंट से ही क्या होता है? सर्किट क्लोज होता है। सर्किट को क्लोज करना है तो कोई इलेक्ट्रॉन या आयंस फ्लो करना पड़ेगा ना, तो आयंस फ्लो होते हैं। तो मुझे बताओ कि सॉल्ट ब्रिज में से केटाइन किधर फ्लो करता है और एनाइन? सी फॉर केटाइन, सी फॉर कैथोड, याद रखना, ठीक है, कैथोड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर केटाइन और एनाइन के साइज में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा?
उनका फ्लो करने का मोबिलिटी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, स्पीड अलग अलग हो जाएगा। उससे क्या इफेक्ट पड़ता था, उसके न्यूट्रलिटी पे, न्यूट्रलिटी के वोल्टेज पे, डायरेक्ट वोल्टेज पे बोलेंगे, वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ता था। तो उसके लिए ऐसा उसने सॉल्ट चुना जिस सॉल्ट में केटाइन और एनाइन का साइज क्या हो, अप्रॉक्स इक्वल हो। इसके वजह से क्या होगा, केटाइन और एनाइन की स्पीड फ्लो करने का एक जैसा होगा, न्यूट्रलिटी एक समय होगा, उससे वोल्टेज बना रहेगा। कोई डाउट है? उसने अगर खाली ट्यूब को डिप कर दिया सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन यहां पर केटाइन और एनाइन इसी सॉल्यूशन से निकाल लिया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता था, मतलब खाली ट्यूब, इसमें कोई सॉल्ट और नहीं भरना है, खाली ट्यूब भर दो, तो खाली ट्यूब को डिप कर दो, डिप करोगे तो सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा ना, यहां से इधर से सॉल्यूशन ऊपर चढ़ेगा, इधर से सॉल्यूशन ऊपर चढ़ेगा, तो यहां क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर। एक और क्या बोला था, पोटेंशियल जंक्शन ऑप्शन में आएगा। तो पोटेंशियल जंक्शन क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज में कमी आने लगती है, इसीलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। हाँ, क्या क्या डाउट है, तो ये सब लिख लो अपने लैंग्वेज में कि केटाइन, इसी केटाइन और देखो लिखवाने के लिए मैं इतना लिखवा दिया, बुक में इतना ही तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा। अब एक थोड़े बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि इसी सॉल्ट को क्यों यूज किया गया, तो इस सॉल्ट वो हालांकि डायनियल ने मेरे को आगे बताया था, इसी सॉल्ट को इसलिए यूज किया गया क्योंकि केटाइन एनाइन का साइज क्या है, सेम है। इसके वजह से फ्लो क्या होगा, सेम होगा, मोबिलिटी क्या होगा, सेम होगा, इसके वजह से पोटेंशियल जंक्शन क्रिएट नहीं होगा। लिख लो इस चीज को, साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन विल बी अप्रॉक्स इक्वल, दैट साइड स्पीड ऑफ केटाइन, फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ केटाइन एंड एनाइन विल बी इक्वल, that's why potential junction will not create and it will take time to same time to neutralize both the solution. पोटेंशियल जंक्शन का मतलब ये हुआ कि कुछ फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे बोल रहे हो। पोटेंशियल जंक्शन का मतलब होता है ऐसा कुछ जैसे कि रेजिस्टेंस टाइप का ऐसा कुछ क्रिएट हो जाना जिससे वोल्टेज को डाउन करने लग जाए। अब देखो क्या होता है, इसमें भी अभी डाई सेल के बारे में पढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन गैस वगैरह इसमें इवॉल्व होता है, अब उससे वजह से वोल्टेज डाउन होने लगता है। तो हाइड्रोजन को हटाने के लिए इसमें हम दूसरा सॉल्यूशन यूज करते हैं, KMnO4 KMnO3 वगैरह यूज करते हैं। इसकी वजह से वो रिएक्शन करके उस हाइड्रोजन गैस को हटा देता है, तो वोल्टेज कम होने लगता है, मतलब मेंटेन रहता है, नहीं तो तुरंत खत्म हो जाएगा ये। अब सेल जो है कम पैसे का मिलता है, ज्यादा पैसे का मिलता है, तो वही है, कम पैसा वाला जल्दी खत्म हो जाएगा। उसमें जो मटेरियल यूज करना था, जो हाइड्रोजन को हटाने के लिए जो यूज करना था, वो यूज ही ज्यादा नहीं किया क्योंकि महंगा है, महंगा है इसलिए मार्केट में महंगा मिलता है। अब देखो इस पे लिखा हुआ सुपर हेवी ड्यूटी, इसका ड्यूटी हेवी ड्यूटी है, तो इसको लिखो पहले अपने लैंग्वेज में क्या क्या अभी तक सीखे। अभी नहीं सोचना कि सर लिखवा, मैं अपने अकॉर्डिंग लिखवा दिया हूं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग लिखो कि स्पीड बराबर है, ये है वो है, अपने लैंग्वेज में लिखो, वो होता है मेन चीजें, ताकि बाद में जब तुम रिवीजन करो ना तो तुम्हें याद आ जाए। अभी सोचोगे तो अभी तो सब याद है, बाद में भूल जाओगे। नहीं उतना नहीं, बिल्कुल पत्थर बना देंगे, पत्थर नहीं बनाएंगे, मतलब उसको ऐसा होगा कि उस सॉल्यूशन बाहर ना निकले। मोबिलिटी का मतलब ऐसा होगा कि मोल्टेन फेज में होगा, फ्यूज स्टेट में होगा, पेस्ट टाइप का, जैसे कोलगेट होता है ना, कोलगेट में देखते होंगे कि क्लोजअप वगैरह में जो रेड वाला होता है उसमें छोटे 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 अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो फ्लो करेंगे, है जेल टाइप का, जेल टाइप का बोल सकते हो, जेली फेज में लाया जाता है, पत्थर नहीं बनाया जाता है। क्या एल्युमिनियम, क्या बोल रहे हो,
लिखो, अभी टाइम दिया है 5 मिनट का, ये बातें लिखो, बाद में भूल जाओगे कि क्या 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 इसी सॉल्ट को क्यों लिया गया था। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ समझ में नहीं आएगी, न्यूट्रलिटी कहाँ मेंटेन करना। दोनों के एक ही कंटेनर में लोगे तो सोल्यूशन मिक्स हो जाएगा, फिर तो स्पॉन्टेनियस नहीं रह पाएगा। वो स्पॉन्टेनियस को बनाने के लिए अलग अलग ले जाता है, एक ही में लोगे तो फिर स्पॉन्टेनियस कहाँ रहेगा। सोल्यूशन मिक्स होगा तो खिचड़ी बन जाएगा, जैसे दाल चावल वरण भात भाजी चपाती सब मिक्स कर दोगे कि में तो खिचड़ी बन जाए, तो कोई खाने का टेस्टी नहीं, क्या है वो, भाजी है कि वरण है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आए। इसीलिए सॉल्यूशन को सेपरेट रखा जाता है ये स्पॉन्टेनियस को बनाने के लिए, ठीक है, कि ये स्पॉन्टेनियस बने रहे, क्योंकि इसको अपने आप रिएक्शन करना है ना, तो स्पॉन्टेनियस को बनाने के लिए सॉल्यूशन को सेपरेट रखा जाता है। लिख लिए सॉल्ट ब्रिज के बारे में। भाई केवल ये लिखा है कि इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लेकिन कैसे करता है समझ में आ गया ना, तो चीज को लिख लेना। स्पीड बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल जंक्शन क्रिएट नहीं होने देता। कुछ भी अगर आए ना ये क्यों नहीं करता है, तो उसके पास आंसर है कि वो पोटेंशियल जंक्शन क्रिएट नहीं करने देता है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन ठीक है, चलो, तो हम यहाँ पर अब जो सॉल्ट ब्रिज हो गया अपना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो डैनियल सेल का रिएक्शन था उस रिएक्शन को हम यहां लिखेंगे। डैनियल सेल जो था उस रिएक्शन को हम यहां पर लिख रहे हैं। तो डैनियल सेल में जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Zn+2 एक्वस में मिल जा रहा था, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड में बन जा रहा था, ये हम दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस वन विल बी ओवरऑल रिएक्शन। ये बन जाएगा Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस फॉर्म Zn+2 एक्वस और कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ये उस रिएक्शन में होगा। ठीक है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो हम डैनियल सेल पढ़े अभी अभी वोल्टिक सेल, उसका एक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सिंबल में। तो लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टिक सेल। तो बुक में देखोगे तो 5-6 स्टेप लिखा हुआ, मैं अब स्टेप्स नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है स्टेप्स लिखवाने का, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्या क्या लिखा जाता है। देखो अब दोनों सॉल्यूशन क्या था, सेपरेट सेपरेट, ठीक है, और बीच में क्या लगा हुआ था, सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज को नोटेशन करने के लिए हम डबल वर्टिकल बार लगाते हैं, यानी इस सॉल्ट ब्रिज को एक रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल वर्टिकल बार लगाते हैं। तो डबल वर्टिकल बार जो हम लगाते हैं वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। इस डबल वर्टिकल बार के इधर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखा जाता है और इसके राइट साइड रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं इसको लिखूं तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका, तो यहां रिएक्शन मैं लिखूंगा Zn और Zn+2। अब ध्यान देना यहां पे,
अगर एक सॉलिड है और एक एक्वस है, दोनों का अगर स्टेट अलग अलग है, फेज अलग अलग है, तो हम उसको एक सिंगल वर्टिकल बार से सेपरेट आउट करते हैं। हम उसको एक सिंगल वर्टिकल बार से सेपरेट आउट करते हैं। अगर दोनों सेम फेज में है तो कॉमा लगा देते हैं। अगर दोनों ऐसा हुआ कि सेम फेज में है तो कॉमा लगाएंगे। अगर एक सॉलिड है और एक एक्वस है तो हम सिंगल वर्टिकल बार लगाएंगे। तो ये हमने रिएक्शन कौन सा लिखा? ऑक्सीडेशन वाला। अब यहां लगाएंगे डबल वर्टिकल बार। ये इंडिकेट करेगा कि दोनों सेल को सेपरेट किया गया है बाय सॉल्ट ब्रिज। तो दिस वन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब राइट साइड लिखेंगे रिडक्शन वाला रिएक्शन। रिडक्शन यहां कॉपर +2 है, कॉपर +2 है, एक्वस है, और क्या बना? कॉपर। तो एक सॉलिड है और एक एक्वस है, दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए हम सिंगल वर्टिकल बार लगाएंगे। इसमें दो वर्टिकल बार लगाया जाता है, एक सिंगल वर्टिकल बार और एक डबल वर्टिकल बार। डबल वर्टिकल बार रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज और सिंगल वर्टिकल बार रिप्रेजेंट दो स्टेट को बताता है। अगर दो स्टेट सेम है तो क्या लगाएंगे? कॉमा। इसी को बुक में 5-6 लाइन में लिखा रहेगा स्टेप्स में, तो जानने को मतलब डायरेक्ट में बता दिया। तो लिख लेना डबल वर्टिकल बार रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज और सिंगल वर्टिकल बार रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फेज। ठीक है। तो अगर मान लो बोर्ड में आया, बोर्ड में डायनियल सेल के बारे में लिखो, तो पूरा डायनियल सेल का कंस्ट्रक्शन बनाओगे, ठीक है, रिएक्शन लिखोगे और ये रिप्रेजेंटेशन लिखोगे। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने बेसिक बताया। किसके लिए? बेसिक चीजें हमने बताया डायनियल सेल के लिए। तो बेसिक चीजें हमने बताया डायनियल सेल के लिए। हेलो, रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है। अब यहां पर हमने जो भी चीजें गैल्वेनिक सेल के बेसिक चीजें हमने बता दिया। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वोल्टेज कैसे निकाला जाए। तो हर बार रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो हर बार तुम्हें या तो इससे बार बार ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, क्योंकि जब रिएक्शन देगा क्योंकि उसके बाद कई तरह का बनाया गया सेल, क्योंकि ये तो पहला हमने डायनियल बनाया। अब उसके बाद या तो रिप्रेजेंटेशन में ऐसा मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा, और उससे वोल्टेज निकालना होगा। कैसे वोल्टेज निकालेंगे? तो मेन जो हम बातें पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में। ठीक है। तो अभी 10 मिनट है, तो वोल्टेज के बारे में कल बताएंगे। तो एक दो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लिखो कि तुम्हें रिप्रेजेंटेशन लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या जब रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो आपको रिएक्शन लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लो ऐसे लिखा हुआ है पीबी सॉलिड Pb+2 और यहां इसका कंसंट्रेशन लिखा हुआ 1 मोलर, मतलब जब सॉल्यूशन में था तो 1 मोलर था, और डबल वर्टिकल बार Ag, और ये सॉल्यूशन में था 1 मोलर और ये Ag। अब ये लिखा हुआ है, आपको लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कौन सा ऑक्सीडेशन का पार्ट है, कौन सा रिडक्शन का पार्ट है। अब देखो जिसका सॉल्यूशन है ना उसी का रॉड लिया गया है, बराबर है ना। यानी सॉलिड, लीड सॉलिड मतलब उसका रॉड ही सॉल्यूशन में डिपॉजिट हो रहा है, और ये सिल्वर इस रॉड पे जमा हो रहा है। देख लिया रिएक्शन। चलो क्या करेंगे, पीबी से क्या बना, Pb+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Pb+2,
और यहाँ Ag से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बन जाएगा? Ag सॉलिड। अब देखने वाला बात यह है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 है, ठीक है, तो हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें लॉस और गेन होके इलेक्ट्रॉन्स बचना नहीं चाहिए। तो फाइनल रिएक्शन क्या हो गया? ये हमारा फाइनल रिएक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन जो होना चाहिए वो बचना नहीं चाहिए। तो या तो ऐसा लिखा रहेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो। अब देखो ऐसा लिखते समय, ठीक है, तुम कोएफिशिएंट मत यूज करने लग जाना। अब सोच सकते हो ना कि अगर ऐसा दिया जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा दिया जाए तो ऐसा लिख सकते हैं। तो कोएफिशिएंट रहेगा तो हम यहां नहीं लिखेंगे। वो अपने आप जब लिखोगे रिएक्शन ना, तो समझ में आ जाएगा कि चार्ज को बैलेंस करना है। समझ में आ गया? तो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं वोल्टेज, गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज कैसा निकाला जाए। तो ये डैनियल से एक एग्जाम्पल था। हमारे को बहुत तरह का रिएक्शन दिया जाएगा, ठीक है, गैस वगैरह भी दिया जाएगा। जैसे एक और लिख लो, यहां का। अब देखो यहां पर क्या है, सोल्यूशन में Pb+2 है ना, और रॉड किसका है? लीड का। तो सोल्यूशन किसका है? सोल्यूशन किसका है? Pb+2 का है। रॉड इसका है, तो जिसका सोल्यूशन होगा उसी का कंसंट्रेशन दिया जाएगा ना। यहाँ कंसंट्रेशन किसका देना चाहिए? ये तो रॉड है ना। हाँ, फिर वो नॉस्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो सिखाएंगे उसको ही नॉस्ट इक्वेशन से सोल्व किया जाता है। कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दिया जाए तो वोल्टेज इधर उधर हो जाता है। तो टेम्परेचर भी चेंज करने से वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ता है। वो सब चीजें अभी आगे बताएंगे कि एक सेल को वोल्टेज घटाया और बढ़ाया कैसे जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सेल का वोल्टेज पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, कंसंट्रेशन घटाने और बढ़ाने पे सेल का वोल्टेज पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो हम उसके लिए नॉस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। तो उसके पहले वहीं तक सिलेबस में तुम लोग आ रहा है, उससे पहले हम एक मोलर पे पढ़ेंगे और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो कल हम पढ़ाएंगे एसआरपी और एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पे और एनोड पे कितना वोल्टेज क्रिएट होता है, उस वोल्टेज के हम बारे में पढ़ेंगे। और वो वोल्टेज हमें दिया रहता है। जब वोल्टेज, अभी अभी क्या बोला हमने, डैनियल सेल में यहां पर भी वोल्टेज होगा और यहां पर भी वोल्टेज होगा, होगा ना। वोल्टेज यहां भी होगा, वोल्टेज यहां भी होगा। अब जब दोनों जगह वोल्टेज है तो करंट कितना मिला हमें? करंट कितना मिला? करंट के बारे में हम कैलकुलेशन कल करेंगे कि कितना हमें करंट मिल रहा है। उससे पहले सब बेसिक चीजें जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम करंट के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिकेशन या तो इस फॉर्मेट में देगा या तो इस फॉर्मेट में देगा। क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो यहाँ वोल्टेज होगा, यहाँ वोल्टेज होगा तो इस वोल्टेज को ऐसे लिखेगा। तो यहां पर वोल्टेज कितना है, यहाँ पे वोल्टेज है कितना है, तो इस सेल में कितना वोल्टेज हमें मिला उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जो ऑक्सीडेशन पे वोल्टेज होगा उसको हम एसओपी बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो यहाँ वोल्टेज होगा उसको हम एसआरपी बोलेंगे। और ये सब चीजें हम कहां पर कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब 1 मोलर से। स्टैंडर्ड तरीका जैसे एसटीपी होता है ना, तो ऐसे यहाँ स्टैंडर्ड मान लिया गया कि 1 मोलर है। कंसंट्रेशन चेंज किया जाएगा तो इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट हम नॉस्ट इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं। तो कल हम वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, सेल का वोल्टेज निकालेंगे। ये सब नोटेशन वगैरह लिख लोगे ना, थोड़ा कम या ज्यादा लिखना है तो हम सेल के वोल्टेज में भी। तो कल हम पोटेंशियल स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल और वोल्टेज एक ही है, क्लियर। तो कल हम सेल का वोल्टेज पढ़ने वाले हैं, वोल्टेज कैसे निकाला जाए। अब वोल्टेज में अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाए तो हम पढ़ेंगे नॉस्ट इक्वेशन।
जो वोल्टेज ऑक्सीडेशन के रॉड पे क्रिएट होता है एसओपी बोलते हैं, जो वोल्टेज रिडक्शन के रॉड पे होता है उसको हम एसआरपी बोलते हैं। तो कल ट्रिक भी बताएंगे सोल्व करने का, और इसी में गलतियां सबसे ज्यादा होती है। मतलब कल जो वोल्टेज बताएंगे कल का लेक्चर में, वही सबसे इंपॉर्टेंट, नीट में अक्सर क्वेश्चन, मतलब हर साल आना तो मस्ट है, और उसमें कैलकुलेशन नहीं है, बस प्लस और माइनस में गलतियां होता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।